जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेकर हर एक मंथ का अलग अलग जो है करंट अफेयर अलग अलग क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के जो विशेष कुछ क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से बनते हैं वो भी इसमें पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जनवरी की जो करंट अफेयर है उसको हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसमें है, इसको शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। ऑल गर्ल्स मतलब सभी लड़कियां होंगी, कौन सा? सैनिक स्कूल में। तो ऐसा सैनिक स्कूल जिसमें सभी लड़कियां हैं, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है उत्तर प्रदेश में? तो ये खोला गया है 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, मथुरा वृंदावन में। स्कूल का नाम है संबिद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। क्या नाम है? संबिद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ओके, इसमें क्या है कि पहला ये पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल बन गया है। ये पहला स्कूल है जिसमें पूर्णतः लड़कियां ही केवल पढ़ेंगी। इसमें 870 छात्र जो है या छात्राएं जो है पढ़ेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक। किसने कहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट होंगे, फैक्ट से डायरेक्ट जुड़े होंगे, उन्हीं को पढ़ा जाएगा। बाकी ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, इसमें क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 2017 में जब योगी जी ने सत्ता संभाली और अखिलेश यादव ने सत्ता छोड़ी, तो उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान था 14वां पूरे भारत में। ठीक है, जो कि 2018 में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। और इस समय अभी तक भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो भारत के राज्यों में रैंकिंग है वो सेकंड बनी हुई है। ठीक, ये जॉब डूइंग बिजनेस में। ओके, यह उत्तर प्रदेश को देश में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तुलसीदास का जन्म, तो तुलसीदास का जन्म ये क्यों, जन्म स्थान क्यों आ गया न्यूज में? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जो है जन्म हुआ था। तो इस गांव को अब विकसित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जन्म स्थान है और जिन्होंने 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी। एक इसके अंतर्गत आएगा ये जो कार्य हो रहा है, ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जयवीर सिंह। कौन है? इनका नाम याद रखिए, जयवीर सिंह जो है इसके मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपदा पूर्व चेतावनी है तो राहतवाड़ी केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका जो अनावरण किया था या जिसका जो लॉन्च किया था, किसने किया था? उस समय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको लॉन्च किया था, राहतवाड़ी केंद्र को। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया था? बहुखतरे राज्य में बहुखतरे परिदृश्यों में से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र है एक। ठीक है, आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, कोई आपदा आने वाली हो उससे पहले ही चेतावनी दी जाए। इसमें कौन कौन से संस्था जुड़े हुए हैं? भारत मौसम विज्ञान IMD, ठीक, लखनऊ, भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान IITM पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय करेगा। इतनी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे। ये भी न्यूज में था, क्यों था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईडा को गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिया है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसकी लंबाई भारत में, जो लंबाई के आधार पर भारत में शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेस वे हैं और गंगा एक्सप्रेस वे अगर जब बन जाएगा तो ये 10 में से जो है उत्तर प्रदेश के 5 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे जो सबसे लंबे रहेंगे। टोटल भारत देश में सबसे नंबर 1 पर एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश है। 13 एक्सप्रेस वे जो है उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1 पर है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है 594 किलोमीटर है। ठीक है, ये गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई है। राज्य गंगा एक्सप्रेस वे की विशेषताएं देख लीजिए, यह 12 जिलों से होकर गुजरेगी, 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगी, जिसमें मेरठ और प्रयागराज के बीच की यात्रा को काफ़ी कम कर देगी। ठीक है, इसे शुरुआत में 6 लेन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस समय ये जो है 6 लेन के लिए बनाया जा रहा है, जिसे बाद में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी।
शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को जो है इसमें बनाई गई है, जो शाहजहांपुर से जब गुजरेगा जो है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में गंगा और रामगंगा नदियों पर बने 2 पुल इसमें शामिल हैं, जो बड़े विमानों को भी उतरने की अनुमति देते हैं। शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है। ठीक है, इसमें हवाई पट्टी भी बनाई गई है 3.5 किलोमीटर की। सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे 9 सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज के मुख्य टोल प्लाजा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा प्रस्तावित किया गया है। 15 स्थानों पर टोल प्लाजा इसमें स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब, इसके बारे में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी UPNED, ठीक है, यूपी नेडा के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमति पर व्यय वाली 125 परियोजनाएं जो हैं चालू की गई हैं। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। अक्षय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का कुल निवेश में महत्वपूर्ण हिस्सा था। राज्य वर्तमान में लगभग, जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश जो है 2152 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसमें से 372 मेगावाट तक स्वतंत्र रूप से पहुँचा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, जो राज्य के उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है आपके PCS के एग्ज़ाम में जब वो देते नहीं है कि A सही है, B सही है, A B दोनों सही है, या 1 2 3 सही है ना, तो उन सब जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं कि जैसे बुंदेलखंड नंबर 1 पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो ये पार्ट हो गया। दूसरा कह दिया कि लगभग ये 60% उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा का लगभग 60% अकेले ही बुंदेलखंड क्षेत्र से उत्पन्न होता है सौर ऊर्जा। तो वहाँ पे आप जो है परेशान ना हो, इसलिए सारे डेटा को अच्छे से देख लीजिए। राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन 2017 में कितना था? 279 मेगावाट। यहाँ पर आप अंतर देख लीजिए, 2017 में 279 मेगावाट था कुल, और अब जो है कितना हो गया है? 2152 मेगावाट, और भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इतना जो है तेज़ी से अंतर आया है। तो पिछले 6 वर्षों में कई गुना की वृद्धि देखी गई है। तो ये तो आप देख रहे हैं आंकड़ों में, है ना। मौजूदा निवेश पाइपलाइन के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ग्रीनको ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ग्रीनको ग्रुप, अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा ग्रुप है? ग्रीनको ग्रुप, जो कि सोनभद्र में 17,000 करोड़ रुपए की लागत से अनुमानित परिव्यय पर 3660 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने वाली ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित की जाएगी। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सोनभद्र में ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। 17,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी, और कितना बिजली उत्पादन करेगा? 3660 मेगावाट। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। पूछ लेगा कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगाया गया है? तो बखीरा पक्षी अभयारण्य में लगाया गया है। इसकी क्षमता पूछ सकता है, तो 50 मेगावाट है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि बखीरा पक्षी अभयारण्य जो है, बखीरा पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? जिले का नाम बताइए आप जो है कमेंट में, ठीक है, किस जिले में है? सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी अयोध्या में 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। देखिए, एनटीपीसी अयोध्या में स्थापित करेगा 40 मेगावाट का, और 50 मेगावाट का कहाँ पर लगाया जा रहा है? बखीरा में। लेकिन ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या उनके अभिभावकों पर जुर्माना लगेगा। कितना? 25,000 रुपया जुर्माना लगेगा। किस धारा के अंतर्गत? तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199A के तहत, 199A के तहत ये जो है लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग। तो मुरादाबाद आप जानते हैं जो है पीतल बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के धार्मिक मूर्तियों
विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग में वृद्धि के रूप में हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मुरादाबाद के पीतल के बर्तन उद्योग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मुरादाबाद शहर को या मुरादाबाद जिले को किसने बसाया था? जैसे आप जानते हैं कि जो है, हाँ चलिए इसको तो मैं बता ही दे रहा हूँ। 1600 ईस्वी में किसने बसाया था? शाहजहाँ के बेटे मुराद ने। शाहजहाँ के बेटे मुराद ने मुरादाबाद को बसाया था। ठीक है, उसी के नाम पर मुरादाबाद इसका नाम रख दिया गया। आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे आगरा को किसने बसाया था और कब बसाया था? ठीक है, आगरा को किसने बसाया था और किस सन में बसाया था, ये आप कमेंट में बताएं। यह पीतल, मतलब मुरादाबाद की बात हो रही है, यह पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पूरे विश्व की हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक पहचान बनाई है। ठीक, पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मतलब यूरोप और पश्चिमी दुनिया में जाता है। इसलिए मुरादाबाद को ब्रास नगरी या ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। पीतल में कौन कौन से जो है मिश्र धातु पड़ते हैं? तो तांबे और जस्ता के मिश्र धातु से बनता है पीतल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, कितने प्रतिशत तांबा और कितने प्रतिशत जीतल मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट वर्क मार्क को भौगोलिक जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इतना फल फूल रहा है बिजनेस, ये ODOP, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत इसको प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, तो आइए ODOP से रिलेटेड कुछ हम जान लेते हैं कि किस जिले को कौन सा उत्पाद मिला हुआ है। ठीक, तो आगरा को क्या मिला हुआ है? चमड़ा उत्पाद और स्टोन मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद किसको मिला है? ODOP में ये मिला है आगरा को। चमड़ा उत्पाद मिला है और स्टोन और मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों में जो है आगरा आगे है। अमरोहा को क्या मिला है? वाद्य यंत्र, ढोल और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए किसको मिला है? अमरोहा को मिला है ODOP में। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने के लिए, अमरोहा क्या होता है? अमरोहा से नाम याद आ जाएगा आम, तो आम से आपको याद आ जाएगा आम की लकड़ी मोटी मोटी। ठीक है, तो उस लकड़ी से क्या बना लेंगे? खोल, ढोल का जो खोल ऊपर हुआ था लकड़ी का ही होता है ना, तो ढोल बन जाएगी उससे। तो आपको याद आ जाएगी कि ढोलक कहाँ का है? अमरोहा का है। ठीक है, आम की लकड़ी से ढोल बनेगा, तो ढोलक कहाँ का रहेगा? अमरोहा का रहेगा। होम फर्निशिंग, तो होम फर्निशिंग कहाँ का होगा? बागपत का। अब देखिए होम फर्निशिंग, इसमें जो है आपके जो जैसे कुर्सी हुआ, बेंच हुआ, टेबल और बहुत सारे जैसे घर में आप तो प्लाई वगैरह होने लगी हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक उसकी जैसे लकड़ी की आ जाती हैं, तो लकड़ी का बहुत काम लगता है होम फर्निशिंग में। ठीक है, तो कहाँ से लकड़ी हमको मिलेगी? बाग से मिलेगी। तो बागपत होम फर्निशिंग में किसको? बागपत को आगे रखा गया है। ठीक है, बाग से लकड़ी लेके होम का फर्निशिंग हम करेंगे, फिनिशिंग अच्छे से कर लेंगे। तो होम फर्निशिंग बागपत याद करते चलिए साथ में। ठीक है, कहानी सुनते हुए। बरेली में क्या होगा? तो बरेली से जरी और जरदोजी। ठीक है, जरी और जरदोजी। और बांस के उत्पाद, बांस से बरेली, तो बांस के उत्पाद भी हो जाएंगे। और सुनारी का उद्योग, ये मत भूलिएगा, ये भी बरेली को दिया गया है, मतलब उसके ODOP में शामिल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो झुमका कहाँ गिरा था? झुमका कहाँ गिरा है? बरेली वाले बाज़ार में, है ना। बरेली के बाज़ार में जब झुमका गिरेगा, और झुमका किससे बनता है? सोने से। ठीक, तो सुनारी का उद्योग कहाँ? बरेली के बाज़ार में गए, सुनार से झुमका खरीदा और बरेली में ही गिरा के चली आई। ठीक, तो ये जो है सुनारी उद्योग कहाँ पे? बरेली से है, जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से टेराकोटा, बाबा जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं। और कोई जो है ज़्यादा टिर करता है तो उसको कूट देते हैं, तो टेराकोटा कहाँ से रहेगा? गोरखपुर से। ठीक है, और रेडीमेड गारमेंट्स भी गोरखपुर से। लखनऊ से चिकनकारी और जरी जरदोजी। महोबा से गौरा पत्थर, जहाँ पर महादेव और महोबा से क्या हो जाएगा? महादेव हो जाएंगे, महादेव। ठीक है, और गौरा जी, जहाँ महादेव वहीं गौरा जी, तो गौरा पत्थर कहाँ पर? महादेव, महोबा। मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया और गुड्डू पंडित। ठीक है, तो कालीन भैया मतलब मिर्ज़ापुर से कालीन और मेटल उद्योग बहुत आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। ठीक है, और वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये जो है इतने थे, और उम्मीद है आपको लगभग सब याद हो गया होगा। अमरोहा, बागपत, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करा दिया गया है। अगर नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाइए, एक दो बार देखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आइए MSME के लिए उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से पहले कौन कौन इसमें शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट निकाली किसने है? तो रियल्टी कंसल्टिंग फर्म CBRE और साउथ एशिया और रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई। ठीक है, CREDAI। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को निकाला है। तो इन्होंने कहा है कि देश में कुल पंजीकृत MSME में 9% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, और इसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया है। क्यों? क्योंकि अकेले 9% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की, देखिए जो
एमएसएमई मंत्रालय है, उसके आंकड़ों के अनुसार एक साल में 2.21 करोड़ मतलब 2,21,00,000 एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, 17.2% महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। 38.9 लाख लोग महाराष्ट्र से पंजीकृत किए हैं। ठीक, 38 लाख और 9,000 ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तमिलनाडु से 10% हिस्सेदारी है, जो है 22.32 लाख करके साथ में। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश, 9.4% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। तो पहले फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर अपना यूपी। यूपी की हिस्सेदारी एमएसएमई में तीसरे नंबर पर है, याद रखिएगा। ओके भाई, इतना ही बताना था और आगे बढ़िए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, तो इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रयागराज और वाराणसी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार जो है दिया गया है। क्यों? क्योंकि लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद, इन 8 के नाम याद रखिएगा। क्या क्या? अपनी राजधानी लखनऊ, बाबा जी की लोकप्रिय नगरी गोरखपुर, वाराणसी मोदी जी का लोकप्रिय नगरी जो है वाराणसी, कानपुर लखनऊ के बगल में उसकी बहन, गाजियाबाद सबसे डेवलप शहर अपने यहाँ का, ठीक है, अलीगढ़, झांसी, झांसी की रानी और फिरोजाबाद। ठीक है, ये 8 के नाम 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। इनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 5 स्टार केवल एक लोग को, एक राज्य मतलब जिले को दिया गया है, नोएडा को। गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, तो उसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो 5 स्टार की रेटिंग किसको दी गई है? नोएडा को, नोएडा को। ठीक है, और बाकी 3 स्टार की रेटिंग दी गई है 8 जिलों को। ठीक है, जिसमें से प्रयागराज और वाराणसी को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। राज्य के लगभग 648 शहरों में ओडीएफ मुक्त मतलब शौच मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। कितने? 648 शहरों को। 65 शहरों को कचरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये सब आंकड़े 1-2 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल मत याद रखिए। जब वहाँ पर ऑप्शन में आएगा तो आप हो सकता है सही लगा ले जाएं। 648 शहरों को ओडीएफ कर दिया गया है घोषित, मतलब शौच मुक्त। 65 शहरों को कचरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। 129 शहर ODF++ का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कई शहर अब 7 स्टार रेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा अधिक शहरों को 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्टार के जो शहर हैं उनके नाम याद रख लीजिए। 5 स्टार का केवल एक शहर है नोएडा, और अब सब 7 स्टार की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है। ओके, उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क, तो यूपीसीडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कहते हैं यूपीसीडा। तो यूपीसीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर? ललितपुर, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ की जमीन जो है अधिग्रहित करके फार्मा पार्क स्थापित करने की योजना बनाया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने। इस योजना को 2 चरणों में जो है क्रियान्वित किया जाएगा। शुरुआती केंद्र 300 एकड़ भूमि को कवर करता है, मतलब 300 एकड़ भूमि को पहले डेवलप किया जाएगा। उसके बाद सर्वेक्षण करने के लिए चिन्हित गांवों में सैदपुर, गडो, लीकला, लारगन, करौंदा और रामपुर शामिल हैं। ये ज़्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिए। 2 चरणों में ये योजना पूरी की जाएगी। पहला 300 एकड़ का अधिग्रहण किया जाएगा और फिर उसके बाद जो बचे हुआ रहेगा उस पर उसका अधिग्रहण करके उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूपीसीडा दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी परियोजना। ठीक है, कहाँ पर? दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी परियोजना के साथ साथ उरई में साइट 1 और साइट 2 पर विकास परियोजना को तेजी लाने के लिए भी कदम उठा रहा है। 274.4 एकड़ में फैला प्लास्टिक पार्क औद्योगिक इकाइयों और आवासीय क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों को शामिल करता है। ठीक है, दिबियापुर में क्या लगाया जाएगा? प्लास्टिक सिटी परियोजना। ठीक है, दिबियापुर में। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रवेश करेगा। तो कब करेगा? इसका लक्ष्य कब है? 2027। 2027 का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। ओके, मुख्य बिंदु क्या हैं? तो उत्तर राज्य का कुल सकल घरेलू राजस्व घरेलू उत्पाद 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था, जो कि 22-23 में बढ़कर 22.58 लाख करोड़ हो गया है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का 9.2% का योगदान है। ये दूसरे नंबर के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर 15.7% के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश आ गया, पहले तमिलनाडु था। तो अब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर जो है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में कारगर है। ओके, 9.2% का योगदान है उत्तर प्रदेश का।
वर्ष 2021 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमशः 20.1% तथा 9.8% थी, जो कि 2022-23 में राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है 7.2%। जब 22-23 में जो भारत की ग्रोथ दर है 7.2%, तब उत्तर प्रदेश की कितनी है? 9.8%। ठीक है, चलिए हम जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हाँ 2027 जो मैंने अभी बताया कि वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और उससे जो सरकार का लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए उत्तर प्रदेश को, उसमें सफलता प्राप्त करें। स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति। तो हाल ही में क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंस किसने क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंस के अध्ययन किया है, जिसमें बताया कि अधिकांश शहर भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के स्वच्छ वायु लक्ष्य से बहुत दूर है। ठीक है, मतलब जो भारत के शहर हैं उनमें प्रदूषण ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुराई हो रही है ना, सरकार की भी और देश की भी, तो ये जल्दी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे, ये किसने घोषणा किया है? तो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे उद्घाटन किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, इनके नाम देख लीजिए। एक तो आजमगढ़ में, ठीक है, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा मुरादाबाद में, चौथा चित्रकूट में और फिर श्रावस्ती में। ठीक, श्रावस्ती, चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़। ओके, तो ये पाँचों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये 5 राज्य पाँचों जगह हवाई अड्डे बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डों की संख्या हो जाएगी 19, और इसके साथ में 19 हवाई अड्डों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश में हो जाएगा हवाई अड्डों के मामलों में। ठीक है, इसके दूसरे चरण का विस्तार जल्द ही शुरू हो जाएगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश ने वृद्धि की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार यूपी के लिए स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार, तो स्टेट फोकस पेपर कौन तैयार करता है? तो नाबार्ड तैयार करता है। ठीक है, स्टेट फोकस पेपर ये क्या है? इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स कौन तैयार करता है? नाबार्ड तैयार करता है, याद रखिएगा। 2024-25 में यूपी की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 5.73 ट्रिलियन रुपये के पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, कितना? 5.73 ट्रिलियन रुपया। ठीक, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME और सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। मुख्य बिंदु क्या है कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य को कृषि में 250% MSME में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% की जो है वृद्धि दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब कृषि को जो अभी बढ़ रही हो तो उसको 250% और बढ़ाए, जिस दर से MSME बढ़ रहा हो उसको 300% की दर से और बढ़ाए, और जिस परसेंट से अभी जो है आपका तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा हो, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा हो, उसमें 450% की वृद्धि करे। तो जो है 2027 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है, फैक्ट तो यही है, बाकी बन जाए तो बात अलग की है। नाबार्ड यूपी के मुख्य महाप्रबंधक ने 19.2% की अनुमानित विकास दर के साथ राज्य को भारत का विकास इंजन कहा है। जो राज्य का विकास दर कितना है? 19.2% का अनुमान लिखा गया है। ठीक है, जबकि भारत का जो विकास दर है वो 7 और 8% के बीच में रहता है। तो इस हिसाब से तो भारत का अगर 7-8% है, उत्तर प्रदेश का अकेले 19 और 20% के बीच में है, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश को विकास का इंजन कहा जाता है भारत के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान पर था, इस समय दूसरे स्थान पर आ गया है। ये बहुत अच्छा इंडेक्स में भारत जो है उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। स्टेट फोकस पेपर कौन जो है जारी करता है? नाबार्ड जारी करता है, अभी आपको बताया गया। 75 जिलों के लिए ज़मीनी स्तर पर ऋण संभावनाओं को संकलित करता है। भारत के कुल मिलेट्स उत्पादन में यूपी का योगदान देख लीजिए कितना है? 20%। भारत में मान लीजिए कि 100 किलोग्राम
अगर मिलेट्स उत्पादन होता है तो उसमें से 20 किलोग्राम अकेले यूपी उत्पादन करके देता है, लेकिन जो निर्यात होता है उसका यूपी केवल, जैसे 100 किलोग्राम अगर भारत निर्यात कर रहा है उसमें से यूपी का जो निर्यात होता है केवल 1 किलोग्राम होता है। बाकी यूपी जो है बाहर नहीं निर्यात करता है, अपने ही देश में घुमा देता है, मतलब पंजाब, हरियाणा या साउथ में यूपी के जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, मोटा अनाज। और बाहर, क्योंकि जो यूपी में अनाज होता है उसकी जो उत्पादकता तो ठीक ठाक है, लेकिन जो उसकी मतलब एक होता ना है कि आप जो है कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कितना वो अच्छा परफेक्ट है, उसके हिसाब से यूपी के अनाज जो हैं अच्छे नहीं उतर पाते हैं, तो वो भारत में खिला दिए जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें ज़्यादा अच्छा होता है वही बाहर निर्यात के लिए भेजे जाते हैं। तो उत्पादन तो उत्तर प्रदेश का 20% है कुल अन्न का, मोटे अनाजों का, लेकिन जो निर्यात है वो केवल 1% है भारत का, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में। इसका जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम 1981 के द्वारा इसका जो है किस समिति के? तो शिव रमन समिति के जो है सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। दिव्य अयोध्या ऐप, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाने वालों के लिए दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया है, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी अग्रणी है। तो किसने? नीति आयोग द्वारा। किसने जारी किया है इसको? नीति आयोग ने। तो ये अच्छे से याद रखिए, किसने जारी किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा जारी एक पेपर भारत के बहुआयामी गरीबी 2005-06 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी EMDP में अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकाला। तो कितने लोगों को? लगभग 5.94 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से उत्तर प्रदेश ने बाहर निकाला है, ठीक है। 2015-16 में 37.68% से यूपी की बहुआयामी गरीबों की संख्या 2019-21 में घटकर कितनी हो गई है? 22.95%, ठीक है। पहले कितनी थी? 37.68%, अब कितनी हो गई है? 22.95%, लगभग 15% की कमी आई है। नीति आयोग के पेपर में कहा गया है कि 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर कितना हो गया है? 17.40%, 17.40%, जो कि 19-20 में 22.95% था, वो घटकर अब कितना हो गया है? 17.40%। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी के अंदर अभी लोग 17.40% लोग हैं, ठीक। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी मापने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े 12 संकेतकों पर विचार किया गया है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SDG सतत विकास जो लक्ष्य हैं, ठीक है, तो इसमें बताइए कि टोटल कितने लक्ष्य रखे गए हैं। सॉरी, इसको तुमने बता दिया, 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। आप उन 17 लक्ष्यों को एक बार रिकॉल कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में कितनी थी? 29.17%, वो घटकर 22 में कितनी हो गई है? 22-23 में 11.28% हो गई है, ठीक है। और इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो भारत में कितनी है इस समय? 11.28%। उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी है गरीबी? 17.40%, ठीक। तो ये दोनों के आंकड़े याद रखिएगा। नीति आयोग जो है कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को जो पंचवर्षीय योजना होती थी उसके जो है जगह पर नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। चलिए, सहकारी संघवाद की भावना को ये आगे बढ़ाता है, सहकारी संघवाद की भावना को, ठीक है। इसमें 2 हब हैं, कौन कौन? टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करती है, टीम इंडिया हब, और एक है ज्ञान और नवोन्मेष हब। यह नीति आयोग के थिंक टैंक के भांति कार्य करती है। तो नीति आयोग में के अंदर 2 संस्थाएं या 2 हब हैं, एक टीम इंडिया हब जो कि इंडिया के मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो है सम्मेलन करती है या उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है और समन्वय बैठाने का काम करती है। दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब, जो कि जो है डेवलपमेंट के बारे में और AI के बारे में और अलग अलग थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए अनुकूल है। तो इसको जो है अलग अलग थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिससे विनिर्माण इकाइयाँ जो है सेमीकंडक्टर की उत्तर प्रदेश में चालू हो सके। अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, तो इसमें केवल राज्यों जिलों के नाम याद कर लीजिए कि कहाँ से अयोध्या के लिए सेवा उत्पन्न की गई है।
तो कहाँ से, देखिए पहले तो अपना जो है क्या हो जाएगा, मुख्यालय उत्तर प्रदेश का जो है राजधानी क्या, लखनऊ, तो राजधानी हो गई लखनऊ। लखनऊ से डायरेक्ट आप अयोध्या जाइए, ठीक है, हेलीकॉप्टर द्वारा। फिर गोरखपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं तो गोरखपुर का माना जाएगा। फिर प्रयागराज और वाराणसी, प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं तो वाराणसी भी महत्वपूर्ण हो गया। फिर आगरा और मथुरा। तो ये जो है 6 जगहों से अभी हेलीकॉप्टर सेवा अयोध्या के लिए शुरू की गई है, जिसको भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी विस्तारित कर दिया जाएगा। तो अब जो है बाद में अन्य जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें क्रमशः 456 किलोमीटर और 440 किलोमीटर तक फैले लंबे मार्गों को पूरा करने में 135 मिनट लगेंगे और इसका किराया कितना लगेगा, 35,399 रुपया, 399 रुपया इसका किराया लगेगा, ठीक है। तो ये जो है हो गया। यूपी सरकार ने ये ईडा, यूपी सीडा, यूपी एडा, ठीक है, तो यूपी ईडा, यूपी सीडा और ईडा के विस्तार के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ईडा क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण। यूपी सीडा क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो यूपी सीडा, यूपी ईडा का दोनों अंतर अलग अलग है, देख रहिएगा। तो इसके विकास के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। फिर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए कितना रुपया, 8000 करोड़ रुपया अलग रखे गए हैं। शेष 5000 करोड़ रुपये में से 1000 करोड़ रुपया यूपी ईडा के लिए, 1500 करोड़ ईडा के लिए यमुना विकास प्राधिकरण के, 440 करोड़ यूपी सीडा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अभ्यास अयोध्या, ठीक है, अभ्यास अयोध्या। तो अभ्यास अयोध्या किस किस के बीच होता है, तो ये इंडिया और किसके बीच में, थाईलैंड के बीच में, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभ्यास अयोध्या होता है। तो इसका नाम अयोध्या क्यों है, इसीलिए ये जो है करंट अफेयर में आ गया है अपने उत्तर प्रदेश के। अयोध्या इसलिए है क्योंकि इस अभ्यास का नाम है अयोध्या और इसका अनुवाद होता है अजेय वन या अपराजेय, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लिंक समझ आ रहा होगा उत्तर प्रदेश से इसका। यह 2 सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या, भारत में अयोध्या, ठीक, और प्लस थाईलैंड में एक शहर है अयोध्या। तो अयोध्या और अयोध्या को मिलाकर इसका नाम रख दिया गया क्या, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया है। तो इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से जुड़ जाता है और इसका अर्थ होता है अजेय वन या अपराजेय, ठीक है। किसके किसके बीच होता है, उत्तर प्रदेश मतलब भारत की नौसेना और रॉयल थाई नौसेना, ठीक है, तो नौसेना का अभ्यास है। यह भारत का प्राचीन शहर है जहाँ पर भगवान राम जन्म लिए थे, अयोध्या। तो अयोध्या के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। अयोध्या के बारे में जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 20-20 फुट की एक मंजिले की ऊंचाई कितनी है, 20-20 फुट। ये ऊंचाई कितनी रखी गई है, 20 फुट। हमारे आपके घरों की 10-11 फुट रहती है, ठीक है। तो इस मंदिर की ऊंचाई 20-20 फुट रखी गई है और 3 मंजिला इमारत है। तो 1, 2, 3, तो 3 मंजिला इमारत है जिसमें कुल 392 खंभे लगाए गए हैं और 44 दरवाजे हैं, ठीक है। इसमें जो पत्थरों का निर्माण हुआ है तो मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो रंगीन संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना संगमरमर, इतने जो है पत्थरों का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो है हम लोग कुछ और ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश की अपनी आतिथ्य संस्कृति को परिचित कराने का अवसर कब मिला था, जब भगवान श्री राम का जो है गर्भगृह में प्रवेश करवाना था। तो अलग अलग से देश विदेश से भी लोग बुलाए गए थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश को यह मौका मिला था। रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 16,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, ठीक है। कितनी, केवल रुपया याद रखिए, 16,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है किसके लिए, रैपिड रेल कॉरिडोर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना रहेगा। क्षेत्र में जो हवाई अड्डे रहेंगे उनसे शहर को डायरेक्ट जोड़ना रहेगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC इस कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे मार्च 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ठीक है। अयोध्या में भीष्म क्यूब, तो ये भीष्म क्यूब क्यों आ गया है चर्चा में? हाल ही में भीष्म भारत हेल्थ, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, ठीक है, यस से सहयोग, ठीक है, हित और मैत्री। देखिए एक सेकंड रुकिए, बी से हो गया भारत, यस से हो गया हेल्थ, आई से इनिशिएटिव, यस से सहयोग, यस से हित और यम से मैत्री। तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म। तो ये क्या है? मोबिलिटी जो है मोबाइल क्या है? मोबाइल हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, मतलब ऐसा हॉस्पिटल, कैप्सूल टाइप का हॉस्पिटल, जो कि जब जहाँ पर कोई ज़रूरत हो उसकी तो उसको पहुँचाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से उसको प्रतिस्थापित किया जा सके। ये क्या है? मोबाइल हॉस्पिटल है। तो मोबाइल ख़राब होने पर यहाँ पर नहीं ले जाना है, यहाँ पर आदमी का ही इलाज होता है। मोबाइल का मतलब हुआ मोबिलिटी जिसमें हो, ठीक है, जो इधर से उधर मूव किया जा सके। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसको तैयार किया गया है। अभी ये फिर से जो है बहुत जल्दी ही न्यूज में है, क्योंकि यूक्रेन की यात्रा पर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और वहाँ पर 4 भीष्म क्यूब हैं वहाँ पर दिए गए हैं। मतलब ये पोर्टेबल हॉस्पिटल या मोबाइल अस्पताल जो है यूक्रेन को प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया है 4। ओके। कानपुर में GSBM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल GSVM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी है। तो ये भी अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, तो ये जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 2024 में। उत्तर प्रदेश का वैदिक काल में क्या नाम था? तो ब्रह्म ऋषि नाम था, ब्रह्म ऋषि देश। ये जो है पूछा जा चुका है PCS में, या मध्य देश, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। 3 दिन का ये जो है समारोह चलता है। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, तो भारत सरकार के द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर, तो खेलो इंडिया सेंटर हर जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो इसी तरह पर उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ओके। तो इसी के साथ में आपका उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जनवरी माह का समाप्त होता है। अब हम लोग फरवरी माह का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करने तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।